और दोस्तों कैसे हो? अभी देखिए आपने ज्योमेट्री के थर्ड चैप्टर का 3.3 तक आपने कंप्लीट कर लिया था। उसमें आपने देखा था वृत्त की जीवा क्या है, स्पर्श रेखा क्या है, केंद्रीय कोण क्या है। अब उसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं अगले चैप्टर में जाने के लिए, ठीक है। अब इसको देखिए, यह एक वृत्त है, इसका केंद्र जो है O है, बराबर है। और ये है जीवा, ए भी एक जीवा है, और इस जीवा के जो नीचे आप देख रहे हैं AX भी एक चाप है, बराबर है। ये चाप है और ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम वृत्तखंड कहेंगे। ये आपका लघु वृत्तखंड है, इसके ऊपर आपका दीर्घ वृत्तखंड है। इतना आपने पढ़ा था इसके पहले वीडियो में, ओके। अब इसके आगे हम क्या बताएंगे आपको। अब अगर हम यहां एक कोण बना दे, ये देखिए, ये बन गया। ये जो कोण है वह वृत्तखंड में बना है। कौन से वृत्तखंड बना? लघु वृत्तखंड बना है। तो याद रखना नियम नंबर 1, लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा कितना होता है? अधिक कोण होता है, 90 से ज्यादा होता है। और अगर यही बात हम यहां कर दें, ये देखिए कोण है ACB। ये जो कोण है दीर्घ वृत्तखंड में है, और दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा क्या होता है? न्यून कोण होता है। इस बात को आप अच्छे से दिमाग बैठाइए, क्योंकि आगे इसका काम आएगा। अब यहां देखिए, एक ये वृत्त है और ये इसका व्यास है, जीवा भी है, आ जाते हैं A, B, केंद्र O है। अब ये जो कोण बना हुआ है वह अर्धवृत्तखंड में बना है, और अर्धवृत्तखंड में बना हुआ कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। किसी भी अर्धवृत्तखंड में बना हुआ कोण हमेशा 90 का होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ओके। चलिए अब हम बताएं आगे आपको, माने लघु वृत्तखंड का कोण कैसा होगा? अधिक कोण होगा। लघु वृत्तखंड का अधिक कोण, दीर्घ वृत्तखंड का न्यून कोण, और अर्धवृत्तखंड का समकोण। अब इसी में आगे आप देखें, ये दीर्घ वृत्तखंड में कोण बना है ACB, और एक है ADB, एक है AEB। माने ये सारे के सारे कोण एक ही वृत्तखंड में बने हैं। तो जितना मान लो इसका मान है 50, जितना मान किसी एक कोण का होगा बाकी कोणों का वही मान हो जाएगा। इसका मतलब नियम नंबर 4 आप क्या पढ़ेंगे? एक ही वृत्तखंड में बने सारे कोण क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। एक ही वृत्तखंड में बने सारे कोण सर्वांगसम होते हैं। अगर हमें एक कोण का मान मालूम पड़ जाए, बाकी तीनों का हम निकाल के बता देंगे, ओके। अब चाहे हम इसमें देखिए, चाहे जितना कोण बना ले, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये 4 कोण बना, 4 के चारों आपके 90 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बना हुआ कोण है, ओके। अच्छा, अब आपने इसमें देखा लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण क्या होता है? अधिक कोण होता है। और दीर्घ वृत्तखंड में बना हुआ कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। और अर्धवृत्त में 90 अंश का होता है, ठीक है। और एक ही वृत्त में जितने भी कोण बनाए जाए वो सारे के सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसी बात को हम दूसरे शब्दों में कैसे बताएंगे? ये देखिए, फिगर नंबर 2 में आइए। ये आपकी जीवा है CD, बराबर है। जीवा CD ने, अब जीवा CD की एक क्या है? केंद्र O है। ये जो है कोण AOB है, COD है। यह क्या है? केंद्रीय कोण है, बराबर है। COD कोण है। अब इसी को हम चाप, मेजरमेंट चाप CYD बोलेंगे। ये चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है ना। माने कोण अच्छा ये हो गया, मान लो 120 हो गया, तो कोण COD बराबर 120, ओके। केंद्रीय कोण बराबर 120, बराबर है। अब मेजरमेंट चाप CYD बराबर 120, क्योंकि लघु वृत्तखंड का जो केंद्रीय कोण होता है
अंतःखंडित चाप के माप के बराबर होता है। ये बात हम पहले पढ़े थे। अच्छा, अब इसी को हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ाएंगे। ये देखिए, ये कोण है CED। अब ये जो कोण है, ध्यान देना, ये जो कोण है इसको बोलते हैं अंतर्लिखित कोण। वही चीजें यहां भी थी, ये भी अंतर्लिखित कोण है, लेकिन अभी हम यहां पर देखेंगे अंतर्लिखित कोण है। क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, अब ये अंतर्लिखित कोण है, किसके द्वारा अंतर्लिखित किया गया है? चाप CYD के द्वारा। चाप CYD के द्वारा अंतर्लिखित कोण CED है, ध्यान रखना। और उल्टा आ जाओ, अंतर्लिखित कोण CED द्वारा अंतःखंडित चाप कौन सा है? CYD है। माने इस चाप CYD ने कोण CED को अंतर्लिखित किया है, और कोण CED ने चाप CYD को अंतःखंडित किया है। उसने उसको जरा ध्यान रखना, ठीक है। इस आधार पे अगर मैं बोलूं कोण ADB द्वारा अंतःखंडित चाप कहां है? देखिए, अब ADB में देखिए ध्यान से, ये तो कोण है, शीर्ष बिंदु है, उसका पैर कहां आया है? देखिए, ये देखिए, यहां पर है और यहां पर है। क्या नाम है? AB। ठीक है, तो ये जो AB में चाप है वो है कोण CDB द्वारा अंतःखंडित चाप AYB है, और चाप AYB द्वारा अंतर्लिखित कोण ADB है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, तो जो चीजें आपने यहां पढ़ी थी कि एक ही वृत्तखंड में सारे कोण सर्वांगसम होते हैं, तो एक ही चाप द्वारा अंतर्लिखित सारे कोण सर्वांगसम होते हैं। अभी इसी चाप द्वारा एक कोण मैंने यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, माने ये सारे कोण EFGH जो सारे कोण हैं किस चाप द्वारा अंतर्लिखित हैं? CYD के द्वारा। और एक कोण का मान हमें अगर मालूम पड़ जाएगा तो बाकी का मान हम आराम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही चाप द्वारा अंतर्लिखित कोणों का मान हमेशा सर्वांगसम होता है ना? अच्छा, अब आगे जरा देखेंगे, बात समझ में आ गई नहीं है? अब ये बात समझ लेने के बाद में जरा आप देखिए अंतर्लिखित कोण और अंतःखंडित चाप में क्या संबंध है। अब ये एक मैंने बना दिया खूब बड़ा सा वृत्त, ठीक है, और इसका केंद्र O है, और ये है जो रेखा AB है। AB ने AXB कर देना, AXB चाप बनाया है, और चाप AXB द्वारा अंतर्लिखित कोण ACB है। चाप AXB द्वारा अंतर्लिखित कोण ACB है, तो कोण ACB बराबर हाफ मेजरमेंट चाप AXB। ये बात याद रखना, पूरे सवाल में आपको ये लगभग 75% जगह मिलता रहेगा जब आप हल करने को आएगा। इसका मतलब ये होता है, ये जो चाप होता है अंतर्लिखित का दूना होता है। ये जो अंतर्लिखित का मान होता है वो चाप का आधा होता है। अगर हमें चाप AXB का मान मालूम है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, आधा कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा। और अगर हमें कोण ACB माने अंतर्लिखित कोण का मान मालूम है तो हम इसका मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? आधा करके, दूना करके, ठीक है ना। अगर मान लो 70 है तो AXB का मान कितना होगा? 70 का दूना 140। और अगर यह मान लो 80 है, AXB का मान मान लो 80 है, तो ACB का मान 80 का आधा इस सूत्र के द्वारा हम निकाल लेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है? प्रमेय है कि किसी भी वृत्त में अंतर्लिखित कोण का मान अंतःखंडित चाप के माप का आधा होता है, ठीक है। अब इस प्रमेय को पहले हम आप बता दें, तब आगे प्रश्न को बताएंगे, ठीक है।
ये देखिए, ये यहां बनाता हूं, ये है आपका एक वृत्त, ओके, और ये जो है अंतर्लिखित कोण है, केंद्र इसका O है, ठीक है, A B C। तो दत्त क्या है आप समझ गए होंगे, दत्त है O केंद्र वाले वृत्त में चाप AB द्वारा अंतर्लिखित कोण कौन सा है, ACB है। ये इतना दत्त है ना, O केंद्र का एक वृत्त है और उसमें जो चाप AB है, चाप AB के द्वारा ये जो कोण ACB स्क्राइब्ड हुआ है, बना हुआ है, वो अंतर्लिखित कोण है। तो साध्य हमारा क्या है, साध्य है कोण ACB बराबर हाफ मेजरमेंट चाप AB, ये माने कोण ACB बराबर AB का आधा, ओके। एक रचना करेंगे इसमें हम, रचना क्या है, O से गुजरती हुई एक रेखा खींचा जो कि इसको E पर काटता है और O को B से मिला दिया, ठीक है। कर लेंगे रचना आपको लिखने क्या लिखनी है, बिंदु C से O को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो कि वृत्त को बिंदु E पर प्रतिच्छेदित करता है और B को O से मिला दिया। आपकी रचना यहाँ पर हो गई, आप इतना यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। इतनी बात समझ आ गई ना। तो प्रमेय है, ध्यान देखेंगे इसको, धीरे धीरे बताते हैं आपको क्या है। दत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र O है और इसमें एक चाप AB है। चाप AB ने एक कोण इंस्क्राइब्ड किया है, एक कोण अंतर्लिखित किया है। कौन सा कोण अंतर्लिखित किया है, ACB, ओके। अब आपको सिद्ध करना है जो कोण ACB है, AEB चाप AB का आधा होगा। तो आपने रचना कर दी, क्या रचना की कि बिंदु C से O को मिलाते हुए एक रेखा खींचा जो कि वृत्त को E पर प्रतिच्छेदित करती है और O को B से मिला दिया, ओके, ठीक है। अब आ जाओ उपपत्ति। उपपत्ति में त्रिभुज COB में, अब देखिए COB कहां है, COB, तो रेखा जो CO है वह BO के बराबर होगी, CO बराबर BO, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, बात समझ आई ना, ये तो आपने पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्या ऋणात्मक होती है, मतलब रेखा CO बराबर BO, ये सिद्ध हो गया। इसलिए ध्यान देना, इसलिए कोण OCB सर्वांगसम कोण OBC, क्यों, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, माने ये वाला कोण बराबर इसकी हो गया। इतनी बात आप समझ आ गई ना। तो हम ऊपर लिखते हैं, यहां से देखिए। अब क्या, माना कोण OCB सर्वांगसम कोण OBC बराबर x अंश, कर लिया ना, ये देखिए x दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण ने x मान लिया। अब x मान लिया, आप y मान लीजिए, z मान लीजिए, a मान लीजिए, b m n की कुछ भी मान लीजिए। अब लिखेंगे किंतु, क्या किंतु, कोण यहां देखिए ध्यान से, BOE कहां है, ये है ना, कोण BOE बराबर होगा कोण OCB प्लस कोण OBC, क्यों होगा, बहिष्कोण प्रमेय, पढ़े बहिष्कोण 9th में ना, बहिष्कोण प्रमेय, माने कोण BOE ये वाला कोण बराबर ये कोण धन ये कोण, इसका मतलब कोण BOE बराबर
x प्लस एक्स कोण BOE बराबर 2x। अब यहां पर ध्यान देना, ऐसे हो गया। तो जब कोण इसका मान 2x आ गया, ध्यान देना यहां पे, कोण BOE का मान 2x आ गया, तो चाप BE का मान भी तो 2x ही होगा ना। इसलिए मेजरमेंट चाप BE बराबर कोण BOE ना, चाप द्वारा केंद्रीय कोण। तो मेजरमेंट चाप BE बराबर 2x, इसका मान आ गया 2x। देखिए हो गया। अच्छा, आप देखना यहां पर डालना समीकरण नंबर 1 या हो गया, माने मेजरमेंट चाप BE का मान 2x हम निकाल लिया। इसी प्रकार करेंगे नहीं, क्यों लिखेंगे, इसी प्रकार मेजरमेंट चाप AE बराबर भी 2x हो जाएगा। जब सिद्ध करेंगे ना, आप इसको यहां मिला देंगे तो ये जो काम यहां हुआ था इधर किए, तो ये काम इधर करना पड़ेगा। लेकिन करना नहीं है, ऐसा नहीं मैं बता रहा हूं तो आप करना है, ऐसे आपको लिखना। इसी प्रकार इसका भी मान हो गया कितना, 2x। बात समझ आई? आप ध्यान देना, कोण हो गया। अब देखिए, अतः कोण BCE ये बराबर कितना है। अभी देखिए, इसका दूना है ना, ये BCE का ये चाप दूना है ना, तो कितना होगा, हाफ अगर कर दे तो होगा मेजरमेंट चाप BC। समीकरण 1 से, माने कोण BCE जो है इसका, क्योंकि ये 2x है, ये 1x आधा है, और कोण ACE बराबर हाफ मेजरमेंट चाप, ये BE है, सॉरी BE है, यह AE है, ठीक है। समीकरण, अब दोनों जोड़ लो, ये समीकरण नंबर 2 कर लो, जोड़ दो। तो कोण BCE प्लस कोण ACE बराबर हाफ, कॉमन ले लो, चाप BE प्लस चाप AE हो गया ना। तो ये दोनों कोण BCE और ACE ये हो जाएगा कितना, ACB हो जाएगा। कोण ACE बराबर हाफ, ये देखना, ये दोनों चाप जोड़ लो, AE और BE दोनों में हो जाएगा कितना, मेजर हाफ मेजरमेंट चाप AB, ये हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना। ये हमारा है क्या, अंतर्लिखित कोण प्रमेय। अब अंतर्लिखित कोण प्रमेय पढ़ने के पश्चात हमें क्या करना है, आगे का भाग देखेंगे, एक और छोटा सा चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज ये होता क्या है, ऐसे सारे चतुर्भुज जिनके चारों शीर्ष बिंदु किसी वृत्त से टच करते हुए जाएं। अब जैसे मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, हमने मान लिया एक चतुर्भुज बना दिया, ऐसे 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 ABCD। तो ये जो ABCD चतुर्भुज है ना, ये चक्रीय है। चक्रीय क्यों है, क्योंकि इसके चारों शीर्ष बिंदु ABCD ये एक वृत्त से स्पर्श करके जाते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है कि अगर आपको कोई चक्रीय चतुर्भुज मिल जाए, कोई भी बोल दे, कोई व्यक्ति, मान लो अगर इसे दिया गया है तब तो दिख रहा चक्रीय है,
ठीक है ना। और मान लो वृत्त में नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया गया है, मैंने बता दिया ये चतुर्भुज पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर एस चक्रीय है, ऐसा प्रश्न दिया गया है। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, कौन कौन, ए और सी अपोजिट है ना, बी और डी अपोजिट है, इसमें पी और आर अपोजिट है, यस और टी अपोजिट है। तो सम्मुख कोणों की जोड़ियां संपूरक होती हैं, सप्लीमेंट्री मतलब 180। अगर हम ए और सी ऐड कर दें 180 आएगा, बी और डी ऐड कर दें तो 180 आएगा, ठीक है। पी और आर ऐड कर दें तो 180 आएगा, क्यू और एस ऐड कर दें तो 180 आएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की जोड़ियां होती हैं, वो कितनी होती हैं, 180 होती हैं। आइए इसका हम प्रमेय पढ़ लेते हैं, तब आगे बताएंगे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए फिर से यहां पर एक वृत्त है, ये इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है, इसका नाम है ABCD, ठीक है। दत्त कर लेंगे, दत्त में क्या लिखेंगे, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, हो गया। मैं नहीं लिख रहा हूं ना, आप लिख लेंगे। साध्य, साध्य क्या है, कोण DAC, ये वाला DAB, कोण DAB प्लस कोण DCB बराबर 180। नंबर 2 का साध्य क्या है, आप जानते होंगे, कोण ABC प्लस ADC बराबर 180। हमें ये दो चीजें यहां पर सिद्ध करनी है, ठीक है। अच्छा, बहुत सिंपल सा है, देखो आगे यहां से उपपत्ति, उपपत्ति। अब ये बताइए कि ये चाप DAB, मेजरमेंट चाप DAB प्लस मेजरमेंट चाप DCB बराबर कितना होगा, 360 होगा ना। याद है आपको, वृत्त के सारे चापों का माप 360 होता था ना। तो अब चाप DAB माने यहां से लेकर यहां तक ये प्लस DCB, ये दोनों हम ऐड करेंगे 360 आएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर हाफ मेजरमेंट चाप DAB प्लस हाफ मेजरमेंट चाप DCB इक्वल टू हाफ इंटू 360, चलेगा ना बात में भाई। अच्छा, अब आप बताइए, यहां पर थोड़ी देर पढ़कर आए हैं, DAB का आधा मेजरमेंट चाप DCB, इसके द्वारा, अच्छा एक मिनट, किंतु जबकि कोण DCB, अब कोण देखना, कोण DCB बराबर हाफ मेजरमेंट चाप DAB होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो कोण DCB है चाप DAB के द्वारा अंतर्लिखित है, और कोण DAB, ये कोण DAB ना, ये कोण है अंतर्लिखित कोण है DAB, कोण DAB बराबर हाफ मेजरमेंट चाप DCB, अंतर्लिखित कोण प्रमेय से ध्यान देना। अब यहां देख लो, जो कोण DAB है वो चाप DCB का आधा होगा, मतलब चाप DCB का आधा कोण A होगा और चाप DAB का आधा कोण C होगा। अब यही मान आप समीकरण में रखिए, कहां पर, इसमें कैसे रखेंगे, हाफ DAB बराबर कोण DC, यहां पर मान रखने पर कोण DCB हो गया इसका मान। अब हाफ DCB, इसका मान कहां है, कोण DAB बराबर, जरा इसको करो, 2 से कट कर दो, 180 आएगा, सिद्ध हो गया ना। कोण DCB
कोण डीसीबी प्लस डीएबी बराबर 180। अब आगे लिखेंगे इसी प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है। जो बाकी बचा हुआ उससे नहीं करना ना, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। छोटा सा प्रमेय है, बहुत अच्छा प्रमेय आपका है ये, कि चक्री चतुर्भुज की जो कोणों की सम्मुख जोड़ियां होती हैं वह 180 होती है। ठीक है, अब ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसको आप कंफर्म कीजिए और फिर अगले वीडियो में, जस्ट इसके बाद वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें 3.4 के क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना 3.4 में जितने भी क्वेश्चन है सब इन्हीं दो बातों पर डिपेंड करेंगे। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है, और उसके बाद में आपका ये अंतर्लिखित कोण प्रमेय का। ठीक ना, आप इसे तैयार कीजिए। इसके पीछे 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 वो लगा वीडियो, जैसे आप इसको पढ़ लेंगे वैसे आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। दोस्तों देखिए, अभी आपके ये जेएमडी के 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कल सवाल को अच्छे से सुन लीजिए, समझ लीजिए, अपने आप इसका क्वेश्चन आंसर आपको आ जाएगा। क्या है दिया गया है, क्या ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी बराबर त्रिज्या ना, ये ओ केंद्र का वृत्त है, ये जीवा है। ये जीवा जो है त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कहाँ है, ए ओ है और ये बी ओ है। अतः ए बी बराबर ए ओ बराबर बी ओ, ये तीनों भुजाएं बराबर है। ये जो त्रिभुज आपने ए ओ बी देखा ना, ए ओ बी में तीनों भुजाएं बराबर है। क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया है, ए ओ बी ओ त्रिज्या है, ए बी इसकी जीवा है, जो जीवा है वो त्रिज्या बराबर है और दो त्रिज्या बराबर है। ठीक, तो हमें मान निकालना है कोण एओबी का, एओबी का, कोण एसीबी का मान निकालना है, और चाप एसी का मान निकालना, चाप एसी ये। ठीक है, चाप एसी का मान निकालना है और चाप एसीबी का मान निकालना है, एसीबी। ठीक है, इतने मान हमें यहां पर हल करने हैं। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। यहां पर नंबर 1 हल, समय त्रिभुज एओबी में, एओबी देख रहे हो, एओबी, एओ बराबर बीओ बराबर एबी, ये तो दत्त से है ना, दिया गया है। अतः त्रिभुज एओबी एक समबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आ गई ना, ये त्रिभुज जो एओबी है वह एक समबाहु त्रिभुज है। तो जब ये समबाहु त्रिभुज आपका हो गया, चाप एबी है, ये समबाहु त्रिभुज हो गया ये, तो समबाहु त्रिभुज से प्रत्येक कोण तो 60-60 का होता है ना। सुना है आपने, नहीं सुना है, सुन लो भी। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता, कुछ में करना नहीं है। इसलिए कोण एओबी ये वाला बराबर 60 डिग्री। क्यों, समबाहु त्रिभुज का कोण हो गया हमारा। ये देखिए एओबी का, अगर हमसे ओ ए बी पूछता तब भी हम बता देते 60, अगर ओ बी ए पूछता तब भी बता देते 60। माने हमारा एक प्रश्न तो आ गया, बात समझ आई ना। अच्छा चलो दूसरा देखो, कोण एओबी आ गया आपका ना। अब लिखेंगे कोण एसीबी, किधर है एसीबी, ये, और एसीबी बताओ चाप एबी के द्वारा अंतर्लिखित कोण है ना, इसलिए कोण एसीबी बराबर हो जाएगा हाफ इंटू कोण एओबी, एओबी बराबर हाफ इंटू 60 बराबर 30। क्यों, अंतर्लिखित कोण प्रमेय से हुआ। इसका मान आपका आ गया कितना, 60। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 हम आपको बता दें, इसी में चाप एबी का मान पूछा है। किधर चाप एबी, ये नहीं, ये है ये, और चाप, ये लघु चाप ना, लघु चाप का माप उसके द्वारा बने केंद्रीय कोण के बराबर होता है, ये हमें पता है। माने इस चाप अंतरखंडित चाप है,
इस चाप का माप देखना हो तो कहां देखेंगे, केंद्र देखेंगे। चाप AB बराबर कोण AOB। क्यों? चाप द्वारा बना केंद्रीय कोण, तो बराबर हो जाएगा चाप AB का मान कितना हो जाएगा केंद्र, तो चाप AB बराबर 60। ये देखो एक एक लाइन में क्वेश्चन को लगाना आपको है ना, तो हमें इस चाप का मान 60 आ गया, इसका मान 60 आ गया, इसका मान 30 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है चाप ACB का मान। किधर है, अभी तो मिटा दूं ना, तो अगर नहीं मिटाऊंगा तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी देखने में ना। अब देखना चौथा, देखो चौथा है चाप ACB। किधर ACB है, ACB माने एक पूरा चाप है, ये एक चाप है ना, एक ही चाप है ACB ना। अब एक चाप ACB है, एक चाप AB है, तो इस पूरे वृत्त में हमने दो ही चाप दिख रहा है क्या ना, एक ACB, A से चलकर B तक आए, एक AB। अब यहां लिखेंगे चाप AB प्लस चाप ACB बराबर 360, क्योंकि वृत्त के सारे चापों का माप 360 होता है। अब मान रख दो, AB का मान 60 है, प्लस चाप ACB करो बराबर 360 हुआ, तो चाप ACB बराबर हो जाएगा 360 माइनस 60 बराबर 300। चाप ACB बराबर 300। ये आपका था इस 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो समझिए, तब मैं आपको दूसरा बताता हूं। अब सवाल नंबर 2 देखिए कैसे है, चित्र बना लीजिए आप दूसरे का। हाँ ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्या बोल रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है PQRS, ये चक्रीय चतुर्भुज है, ध्यान देना। अब चक्रीय चतुर्भुज PQRS में भुजा जो PQ है ना वो RQ के बराबर है, PQ RQ बराबर है। अब कोण PSR इसका मान कितना है, 110 है। देखिए ये देखिए, अब हमें निकालना कोण P, पहला काम क्या करना, PQR का मान निकालना। ये तो आप वैसे निकाल लेंगे, कैसे, कोण S और कोण Q चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की जोड़ियां कितने होती हैं, 180 होती हैं। ये देखिए हल, पहला कोण PSR प्लस कोण PQR बराबर 180, क्यों लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अभी हमें PSR का मान मालूम है 110, कितना 110 प्लस कोण PQR बराबर 180 हुआ ना, तो कोण PQR बराबर जान गए आप कितना होगा, 180 माइनस 110 इक्वल टू 70। कोण PQR बराबर हो गया 70। आया समझ में, ये देखिए ये हो गया 70, कंफर्म। चलिए ये हमारा हो गया, सॉरी ये हो गया। अब निकालेंगे हम चाप किसका मान, PQR का। नंबर 2 कहां है चाप PQR, ये है PQR, ये चाप PQR है। तो इसी चाप के द्वारा ये कोण अंतर्लिखित है ना, कोण PSR ये अंतर्लिखित कोण है, किस चाप के द्वारा, PQR के। तो हम ऐसे लिखेंगे कोण PSR इक्वल टू हाफ मेजरमेंट चाप PQR। ऐसा आपने क्यों किया, अंतरलिखित कोण प्रमेय से, अंतरलिखित कोण प्रमेय से, ठीक है। अब आपको या तो PSR का मान मालूम होगा या फिर PQR का मान मालूम होगा। किसका मान मालूम है, PSR का मान मालूम है। PSR का मान कितना है, 110 इक्वल टू हाफ मेजरमेंट चाप PQR, हो गया ना। अब ये दो आप इधर लाएंगे, जानते कैसे ला ना, या फिर कहते हैं कि दोनों पक्षों दो गुणा करने पर जो भी चाहिए, ये हो जाएगा
110 इंटू 2 इक्वल टू मेजरमेंट चाप पी क्यू आर। तो मेजरमेंट चाप पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 220। ये देखना 220 आ गया ना इसका मान। क्लियर हुआ ना? अच्छा चलिए, हमारा पी क्यू आर का मान आ गया। अब निकालना हमको है क्यू आर का मान। क्यू आर का मान आप बताऊं मैं, इसको मिटा करके ना, क्यू आर का मान आप बताऊं मैं यहां पर। पहले तो आप लिखेंगे चाप पी क्यू बराबर चाप क्यू आर लिखेंगे ना। क्यों लिखेंगे? क्योंकि सर्वांगसम जीवाओं द्वारा अंतः खंडित चाप। अब ये जो चाप पी क्यू और क्यू आर है, चाप पी क्यू जो है जीवा पी क्यू के द्वारा बना है और चाप क्यू आर जीवा क्यू आर के। और ये दोनों यहाँ पर देखिए बराबर हैं। जब जीवाएं बराबर होती हैं तो उनके द्वारा अंतःखंडित चाप बराबर होते हैं, अंतःखंडित चाप बराबर होते हैं। बराबर है। अब देखिए, अब लिखेंगे मेजरमेंट चाप पी क्यू आर बराबर मेजरमेंट चाप पी क्यू प्लस मेजरमेंट चाप क्यू आर। ध्यान दो यहाँ पे, ये जो पी क्यू आर है ये दो चापों के द्वारा बना ना। कौन कौन सा? पी क्यू और क्यू आर, वो हमने कर दिया। अब इसका मान हम निकाल चुके कितना? 220 निकाले तुम्हारे ना। अब ये दोनों चाप बराबर हैं। अब दोनों जगह या तो पी क्यू करो या तो दोनों जगह क्यू आर करो। हम क्या करेंगे? जो हमें निकालना है क्यू आर का, ये लिखेंगे मेजरमेंट चाप क्यू आर प्लस चाप क्यू आर। हो गया ना? उल्टा कर दो, दो मेजरमेंट चाप क्यू आर बराबर 220 हुआ ना। ये यहां पर देखिए, इसलिए मेजरमेंट चाप क्यू आर बराबर हो जाएगा 220/2 बराबर 110। तो मेजरमेंट चाप क्यू आर बराबर 110। तो क्यू आर मान 110 आ गया। ठीक, चलिए अभी हमें निकालना है कोण पी आर क्यू का मान। इसका पी आर क्यू ये किधर जा? देखिए पी आर क्यू कहां है? ये है। अब ध्यान देखना, ये जो कोण पी आर क्यू है ना, चाप पी क्यू द्वारा अंतर्लिखित कोण है। इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर हाफ मेजरमेंट चाप पी क्यू। अंतर्लिखित कोण प्रमेय से ना। और अभी आपने इसका मान 110 निकाला तो ये भी 110 होगा। इसलिए कोण पी आर क्यू बराबर हाफ इंटू 110 बराबर 55। ये हो गया कोण पी आर क्यू बराबर 55 अंश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। समझ आया ना? समझ नहीं आया बताते रहना, ठीक ना? ये आपका क्वेश्चन हो गया। आइए हम आपको तीसरे क्वेश्चन तरफ ले चले। उसके पहले आप तीसरे क्वेश्चन का जरा फिगर आप बनाइए, कॉपी में दिखाता हूं। देखिए 3.4 का तीसरा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन आप सामने यहाँ पर आया हुआ, ध्यान देना। एक चतुर्भुज है पी क्यू आर, सॉरी एम आर पी एन, और कैसा चतुर्भुज है? चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज एम आर पी एन में कोण आर का मान दिया है इसका, ये और कोण एन का मान दिया है इसका। ठीक ना? आर का मान दिया है 5x ऋण 13 और एन का मान दिया है 4x धन 4। अब आप ये सोचिए जरा, मैंने फिगर बताया, सोचिए कोण आर और एन ये कैसे कोण होंगे? अपोजिट एंगल है। कैसे? अपोजिट ना, सम्मुख कोण है। अब लिखेंगे दिया गया है, लिख लेना दिया गया क्या? एम आर पी एन में कोण आर बराबर है 5x ऋण 13
कोण n बराबर है 4x धन 4, ये आपको दिया गया है ना। अब लिखेंगे हल क्या लिखेंगे, कोण r प्लस कोण n बराबर 180, सीधा r धन n बराबर 180 हुआ। क्यों हुआ, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण लिख देना है यार। आइए जरा r का मान रखना, 5x माइनस 13 प्लस अंडर ब्रैकेट में 4x प्लस 4 इक्वल टू 180। अभी ब्रैकेट आप निकालिए, 5x माइनस 13 प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 180। बात समझ में आई ना। अब देखिए 5x ये 4x ये 9x माइनस 13 प्लस 4 माइनस 9 इक्वल टू 180। अब 9x इक्वल टू 180 प्लस 9 होगा ना, ये प्लस 9, तो 9x इक्वल टू 189 ना, तो x इक्वल टू 189 अपॉन 9, 2 जा 1 जा 21 हो गया। कितना हुआ 21, x का मान 21 आया। अब इसी x का मान हम ले जाकर के r और n में रखने वाले हैं। मिटाऊं उसको, मैं यहां लिख देता हूं ना, x बराबर 21। अब लिखेंगे x का मान रखने पर, अभी x का मान आप रखिए, कोण r बराबर कितना है 5x माइनस 13 हुआ, तो क्या होगा 5 इंटू 21 माइनस 13, अच्छा तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 प्लस 13 हुआ ना, जोड़ दो कितना होगा 118। एंगल R इक्वल टू 118 हो गया। अब जरा n का मान निकालेंगे, एंगल n इक्वल टू 4x प्लस 4 है ना, 4 इंटू 21 प्लस 4 होगा ना, बराबर 84 प्लस 4 होगा ना, कितना हुआ 8 और ये 8, आपका ये हो गया, तो ये माइनस से ध्यान देना, ये कितना होगा 3 में 5 माइनस 3 2 हो गया। देखिए यहाँ पे घटा लेना, 105 इंटू 13 कितना हुआ 2 9, ये 92 हो गया। ठीक है, अभी ये 92 हो गया r का मान, और n का मान कितना हो गया 88। तो हमें r और n का मान तो मालूम हो गया। अभी हमें ये अगर पता करना, मान लो अभी आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जैसे मैं तो मेरा यहाँ गलत हो गया था, क्यों बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने माइनस को प्लस लगा दिया, इसलिए मिस्टेक हो गया, अब पता लग गया। लेकिन जब आप अभी लगाते हैं तो आप जरा आंसर देख कर कंफर्म कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर मान लो आपको एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आंसर निकाल लिया, तो राइट है रॉन्ग कैसे पता करेंगे। अब ये r और n दोनों अपोजिट एंगल है ना, दोनों की वैल्यू जोड़कर देख लो, अगर दोनों की वैल्यू जोड़ने के बाद 180 आ जाता है तो ये आपका जो क्वेश्चन है राइट है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को ले लीजिए, तब तक मैं फिर आपको अगला बताऊं। ओके, अब ये देखिए आपका प्रश्न चौथा आ गया। चौथे में क्या करना है, पर ध्यान देना, सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन है, ये समझने की जरूरत आपको है। ठीक है, ये वृत्त है, उसका केंद्र O है, ये व्यास है, और वृत्त के बाहर कहीं कोई बिंदु T दिया गया है ये। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि सिद्ध करो कि RTS एक न्यून कोण होगा। अब RTS मतलब ये कोण, ये और ये सिद्ध करना कि जो RTS ये कोण है ये न्यून कोण है। अब इसको सिद्ध करने का कोई तरीका तो हमें यहाँ दिख तो रहा नहीं है। ठीक है, ये त्रिभुज देख सकते हैं। अब एक काम करें, रचना करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। रचना में हम बिंदु यस यम खींचे,
क्या, यस यम, यम कर देते हैं ना, रेखा यम खींचा, हो गया। अब ध्यान ये देना आपको है, उपपत्ति, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है। त्रिभुज RMS में, देखना RMS में कोण RMS बराबर 90 होगा, क्योंकि अर्धवृत्त खंड में बना कोण, माने ये कोण आपका 90 हो गया। ओके, कंफर्म ना। अब ध्यान से ये देखना, ये जो त्रिभुज MTS है, MTS उसका ही बहिष्कोण है, तो ये जो बहिष्कोण है तथा कोण RMS, यह त्रिभुज MTS का बहिष्कोण है। आप बहिष्कोण समझ गए होंगे, इसलिए कोण RMS ये बराबर हो जाएगा कोण MTS प्लस कोण MST, ठीक है ना। माने ये वाला कोण बराबर इसके प्लस इसके बहिष्कोण प्रमेय से, यहां लिख देंगे बहिष्कोण प्रमेय से। लेकिन अब एक बात ये बताइए, ये दोनों मिलके, समझना है थोड़ा, ये दो कोण मिल करके तब इस अकेले के बराबर होते हैं। अगर इन दोनों में से एक को निकाल दूं, चाहे किसी को निकाल दूं, मैं इसको निकाल दूं, इसको निकाल दूं, किसी को निकाल दूं, तो क्या होगा, ये जो अकेला कोण होगा इसके बराबर ही रहेगा कि निकालने के बाद वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। आपका आंसर समझ गया ना, घटेगा। माने दो दो कोण मिलकर के एक के बराबर है, यह एक दो के बराबर है। अगर इनमें से एक गायब कर दूं तो अपने आप इससे छोटा हो जाएगा ना, इसलिए कोण RMS बड़ा हो जाएगा अगर हम एक कोण इसमें से निकाल दें। कौन निकालेंगे, हम ये निकाल देंगे, ये रहने देगा, कोण MTS होगा। माने अभी ये कोण बड़ा हो गया ना, लेकिन इसका मान कितना है, 90, निकाले था नहीं, ये बड़ा होगा MTS से। अतः कोण MTS एक न्यून कोण है। जब भी आपने MTS देखा ना, तो MTS को RTS कर दो, यहां पर RTS एक न्यून कोण है भिन्नांक करके। ये क्वेश्चन आपका हो गया, कितना सिंपल था ना। ये व्यास था, बाहर बिंदु दिया गया था, सिद्ध करना था, उस बिंदु से बनने वाला कोई भी कोण जो होगा, जो भी कोण बनेगा वो हमेशा कितना होगा, न्यून कोण होगा। ये होगा आपका न्यून कोण। अब आप इसको ले लीजिए, फिर अगला मैं बताऊं आपको, इसको लेकर के आप 5वें का जब फिगर बना कर देखिए कैसा लगता है। दोस्तों देखिए, ये आपका 6वां क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको आज बताऊंगा। दिया गया एक त्रिभुज है WXY, ठीक, इसमें जो YZ है वो WX पर लंब है, मतलब ये 90 का है, और जो XT है ये भी 90 का है, किस पर, WY पर। तो आपको यहां पर दो बातें सिद्ध करनी है। नंबर एक, चतुर्भुज WZPT, देखो कहां है, WZ ये P है, PT, WZPT एक चक्रीय चतुर्भुज है। कितना सिंपल है। आप उपपत्ति में जाएं, ये कोण 90 ना, और ये कोण 90 ना, 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सम्मुख कोण 180 हो गए, और जो सम्मुख कोण 180 हो गए तो क्या हुआ, हो गया चक्रीय। अब यहां पर मैं आप बताऊंगा, ये देखिए, उपपत्ति नंबर 1, कोण Z बराबर 90 है, कोण T बराबर 90 है, ये दिया गया है, ठीक ना। अब कोण Z प्लस कोण T बराबर
90 प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल जेड प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 आ गया ना। किंतु ऐसा मत लिखना, किंतु ऐसा लिखना, किंतु ये दोनों कोण, कौन कौन कोण, जेड टी, ये दोनों कोण चतुर्भुज कौन से, डब्ल्यू जेड पी टी, डब्ल्यू जेड पी टी के सम्मुख कोण है ना। ये दोनों कोण सम्मुख कोण है। अतः क्या, अतः लिख देना, चतुर्भुज डब्ल्यू जेड पी टी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण की जोड़ियां 180 होती हैं तो क्या बोलते हैं, चक्रीय बोलते हैं ना। तो आ गया चक्रीय, हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी में जरा दूसरा क्वेश्चन देखना, वो भी बहुत आसान है। मैं आपको बता देता हूं फिगर में, आप कर लेना उसको। ठीक है, कैसे करना। नंबर 2 उत्पत्ति, पहले आप ले लो त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ध्यान देना, त्रिभुज एक्स वाई जेड में जेड का मान कितना, 90 है ना, है कि नहीं। अब अगर बिंदु जेड हम किसी वृत्त पर रख दें तो एक्स वाई क्या काम करेगा, एक्स वाई काम करेगा व्यास का ना। अगर ये अर्धवृत्त खंड में जो अंतर्लिखित कोण होता है वो 90 होता, पता आपको ना। तो जब ये 90 हो गया तो व्यास हो गया। इसका मतलब बिंदु जेड एक्स वाई किसी वृत्त पर है, 3 बिंदु हो गए। फिर ये त्रिभुज लेना एक्स वाई टी में। अब एक्स वाई वृत्त पर पहले तो आप पा चुके हैं, टी भी हो जाएगा अर्धवृत्त का, क्योंकि 90 का है। तो समीकरण 1 और 2 मिलाकर आप बता देना ये चारों बिंदु किसी वृत्त पर होंगे। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 5वां जो छूट गया था। वो छूटा क्यों था, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। कहानी ये है कि भूल करके मैंने फिगर जो बना दिया 6वें का, अब 6वें बना दिया फिर बिगाड़ना तो दिक्कत होती ना। तो देखिए 5वां क्या बोलता है। 5वां बोला जा रहा है कि सिद्ध करो कि कोई भी आयत चक्रीय चतुर्भुज होता है। नहीं कर लोगे, बता रहा हूं वो। एक बना लेना आयत, ऐसे 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 नाम रखना A B C D 90 90 90 90। दत्त ने क्या लिखोगे, सुन ध्यान से, दिया गया है एक आयत ABCD, बस दिया गया है आयत ABCD। साथ क्या है, आयत ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। रचना कुछ नहीं, उपपत्ति है। अब ये बताओ, अगर इस आयत में हम सम्मुख कोण लें, कौन कौन सा, AC या तो BD, कोण A धन C बराबर कितना आएगा, 90 प्लस 90 आएगा ना, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 होते हैं। कोण A प्लस कोण C बराबर 90 धन 90, मतलब कोण A धन C बराबर 180। किंतु ये तो आयत के सम्मुख कोण है, आयत के सम्मुख कोण है, और जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 होते हैं वो क्या होता है, चक्रीय होता है। इस बात से सिद्ध हो गई ये बात, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज था। ठीक है, अब चलो इसको आप कर लीजिए, तब मैं आपको अगला बताऊं। अगला फिगर आप बनाइए, कौन सा अगला, 7वां 7। अभी 2 क्वेश्चन आपके इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, अब बनाइए फिगर। हाँ देखिए, ये 7वां क्वेश्चन है। अब तक का सारे जो क्वेश्चन आपने हल किया ना, सबसे आसान एकदम खेल है, खेल। अब मैं बता रहा हूं कैसे खेल है। आप पहले यहां जाए, देखिए एक फिगर देखिए, ये फिगर है ना, ये वृत्त है ना, ऐसा मैंने एक जीवा खींची, ये तो जीवा है ऐसे ना, ये जीवा है ये, लेकिन आगे बढ़ा दिया तो ये जो जीवा है जाके यहां कट जाती है। अब ABCD, ये जो 2 जीवाएं बाहर जाके कटते थे, कोण बनता है, ये कोण बना गया ऐसी ना। अगर इस कोण का मान निकालना हो आपको, ध्यान देना,
दो जीवाओं के बाहर प्रतिच्छेदन करने से अगर कोण निकालना हो तो सिंपल है। अब देखो इन जीवा द्वारा दो चाप बने ना, एक चाप एडी है, एक चाप एडी है, एक चाप बीई है, बने ना। तो इसमें ऐसा करना, इन दोनों चाप जो दिए गए ना उनका आधा कर देना, हाफ, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ। ये दोनों का हाफ करके घटा दोगे ना, इस कोण का मान आ जाएगा। मतलब कोण इसी बराबर इसका आधा माइनस इसका आधा, ये नियम है। क्यों? जीवाओं के बाह्य प्रतिच्छेदन से। अब वही चीज हम आपको इसमें बताएंगे, जरा ध्यान देना। हल कोण क्या पूछा? यम एन एस, यम एस, ये बराबर होगा हाफ कोष्टक में ये वाला चाप एन एस माइनस चाप ईएफ हुआ। अब चाहे तो अगर आप चाहते हैं ना तो ऐसा अलग अलग कर देते हैं, हाफ चाप एनएस माइनस कोष्टक में हाफ चाप ईएफ, वैसा भी वैसे कर देता। चलो ठीक, कंफ्यूज आप ना हो ना। हाफ मेजरमेंट चाप एनएस माइनस हाफ मेजरमेंट चाप ईएफ, ठीक है। अब यहां लिखेंगे जीवाओं के बाह्य प्रतिच्छेदन प्रमेय से, जीवाओं के बाह्य प्रतिच्छेदन प्रमेय से। अब मान रखते हैं कोण यम यस बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एनएस का मान कितना था 120 ना, माइनस हाफ इंटू 37 ना, हो गया। अब आप इसको हल कर निकालेंगे कैसे? ये होगा 60 माइनस ये कितना होगा 2 1 जा 2, यहां पर 2 हो गया, बचा 1 ना, 17 हो गया, 2 8 जा 16.5। अब ये अगर आप घटा सकते हैं अपने मन से, इतना तो आप कर लेंगे ना, 60 माइनस 18 घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा इसका मान। मैं घटा देता हूं, देखो कैसे घटाएंगे। 60.0 करना, 18 माइनस 0.5 करना, ये हो गया 5, ये हुआ 1, ये हुआ 5 माइनस 41 माइनस 41.5 डिग्री का इसका मान हो जाएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब जरा 8वां देख लो उसी समय, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का 3.4 के लास्ट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान जब देखें, कैसे देखेंगे। अब ध्यान है आपका, ये देखिए बड़ा अच्छा सवाल है ये है एक वृत्त, इसमें दो जीवाएं अंदर प्रतिच्छेदित करती है ना। नाम इसका है ए बी सी डी ई। अब यहां दिया गया है कोण डीबीसी बराबर 108, इसका मान ना, और चाप एई बराबर 90 है ये। तो चाप डीसी का मान निकालना, इसको मैं हल नहीं कर सकता, आप करना हो। कैसे करना हो जानते हो? अगर ऐसी कभी भी जीवाएं जो अंदर फंसे कटे, तो ये जो कोण है, ये कोण जो है ना, ये वाला कोण, ये कोण इन दोनों चापों के मापों का अंतर का आधा, जैसा भी लगाया मैंने, हाफ कोष्टक में ये वाला चाप माइनस ये वाला चाप, बस। अगर ये निकालना तब भी, ये निकालना तो ये और ये चाप, ये निकालना तो ये और ये चाप। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का काम करेगा, ठीक है। ये प्रश्न आपके खत्म हो गए 3.4। इसको अच्छे से कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अभी 3.4 करने के बाद ही कुछ दिन ज्योमेट्री आपका बंद रहेगा, उसके बाद अलजेब्रा हम लेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। ये वीडियो समाप्त होता है, इसको अच्छे से रिपीट करके ये क्वेश्चन हल करके कमेंट में आप जरूर दीजिए। ओके, थैंक यू।